बहुत ही रोचक विषय है जिसे आप इसको देख करके बहुत ही लाभान्वित होंगे। आप देखते हैं कि विवाह के समय में बहुत से दोष बताए गए हैं। ऐसे विवाह में मुख्य 10 दोष बताए गए हैं। उन्हीं दोषों में एक लता दोष है। उस लता दोष को हम कैसे निकालते हैं? नाम तो हम लोग सभी सुन लेते हैं कि लता दोष है, पंचक दोष है, मृत्यु बाण है, अन्य अन्य दोष की बात हम लोग कर लेते हैं। लेकिन क्या उस दोष को कैसे निकाला जाता है? पंचांग में बहुत से यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे कि लता दोष इसको कहते हैं, लता दोष उसको कहते हैं, मृत्यु बाण इसको कहते हैं, चोर बाण इसको कहते हैं, कारगल दोष ये है। इस प्रकार की बातें तो आपको मिल जाती है, लेकिन वो निकाला कैसे जाता है इस बातों को कोई बताता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आपके दोष के बारे में पूरा गणना करके पंचांग में तिथि नक्षत्र आदि को देख करके और आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे देखें आपको हमें उम्मीद नहीं है कि बहुत लोग आपको इतना समझा करके बताएंगे और आपको निकालने के तरीके आ जाएंगे। तो मैं आपको निकाल करके और बताऊंगा। पहले हम लोग चर्चा करते हैं विवाह में लता दोष कब और कैसे। इस लता दोष को पंचांग के माध्यम से निकालने के कौन से अच्छे तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। विवाह का मुहूर्त का निर्णय करते समय खुद कुछ ऐसी बातें जो है हमारे मन में आती है, जिस पर विचार कर लेना बहुत ही आवश्यक है। विवाह के मुहूर्त में कुछ दोष का ही आकलन कर लेना जरूरी है। आप जानते हैं कि विवाह मुहूर्त के लिए 10 दोष देखा जाता है। उन्हीं दोष में लता दोष भी है। जो लता दोष क्या है? लता दोष एक ऐसा दोष है कि विवाह में हानिकारक इसे बताया गया है। लता का अर्थ होता है लात, अर्थात लात मारना। यदि कोई ग्रह विवाह के मुहूर्त में स्थित नक्षत्र को लात मारता है तो वह लता दोष कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उससे आगे वाले 12वें नक्षत्र पर लता दोष होता है। ये मुख्य नियम है, इसको आपको याद कर लेनी चाहिए या कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। मंगल जिस नक्षत्र पर हो उससे आगे के तीसरे नक्षत्र जो होते हैं लता दोष कहे जाते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा जिस नक्षत्र पर हो तो उससे पूर्व के 22वें नक्षत्र पर दोष है। यहाँ पर पूर्व यानी पहले के जिस नक्षत्र पर चंद्रमा है उसके पूर्व यानी पहले के 22वें नक्षत्र को वहां से गिनती करते पीछे आएंगे, वह नक्षत्र लता दोष कहलाएगा। बुध जिस नक्षत्र पर हैं उससे 7वें नक्षत्र पर लता दोष लगता है, यानी पीछे की ओर हम लोग गिनती करेंगे। गुरु जिस नक्षत्र पर हो उससे आगे 6वें नक्षत्र लता दोष होता है, यानी आगे की तरफ गिनती करेंगे। जैसे एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से सभी हमारे नक्षत्र की गणना लिखी हुई है, तो यहाँ से जो नक्षत्र आ गया, मान लीजिए कोई नक्षत्र आ गया तो उसके पीछे की तरफ जो उस पूर्व कहा जाएगा और उसके आगे की तरफ आगे कहा जाएगा, ऐसा समझें। उसी प्रकार आगे देखें, गुरु जिस नक्षत्र पर हो उसके आगे के 6वें नक्षत्र लता दोष में आता है। शुक्र जिस नक्षत्र पर हो उसके पूर्व के 5वें नक्षत्र को हम लता दोष मानते हैं। शनि जिस नक्षत्र पर हो उसके आगे के 8वें नक्षत्र लता दोष कहलाता है। राहु जिस नक्षत्र पर हो उसके पूर्व के 9वें नक्षत्र दोष होता लता दोष होता है। इन बातों को हमें जेहन में, हमें ध्यान में, दिमाग में रख लेना चाहिए और उसको, ताकि हम समझ पाएंगे कि लता दोष है या नहीं। अब आगे देखते हैं लता दोष निकालने की विधि क्या है, जिसे आप लोगों को पंचांग के माध्यम से हम सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे लता दोष देखा जाता है। अब देखिए, जिस दिन मुहूर्त आपको निकालना हो तो चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित हैं और उस दिन का कौन सा नक्षत्र है,
यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित हो और उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा हो, और यह भी देखें कि ग्रह का कोई लता दोष बन रहा है या नहीं, और यह भी देखें कि सूर्यादि ग्रह किस नक्षत्र में हैं, तभी तो हम लता दोष को निकालेंगे। सूर्य किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, मंगल किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, ये सब बातों को हमको निकालना आना चाहिए, तभी हम लोग इसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, पंचांग पर चलते हैं, जरा आप देख लें पंचांग को। जैसे यहाँ देखिए चैत्र शुक्ल पक्ष का यहाँ पर यह पंचांग का पेज है। अब इस चैत्र शुक्ल पक्ष में 20 तारीख को हमने चयन किया है। जैसे मान लीजिए हम 20 को ले लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दें ऊपर में जो दिया रहता है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का यह पक्ष है। 20 तारीख को हमको देखना है। मान लीजिए कोई हम जातक आया, कोई जजमान आया और वह पूछता है कि हमें विवाह का एक दिन सुनिश्चित कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 20 तारीख को यदि हम चयन करते हैं, चुनते हैं कि लता दोष है कि नहीं है, तो उसके लिए तो हम सारणी भी देखते हैं। ऋषिकेश पंचांग के दाहिने किनारे सारणी भी दिया रहता है। जैसे देखिए द्वादशी है, त्रियोदशी है, चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, ये सब दिन विवाह का मुहूर्त है। तो अब विवाह का मुहूर्त है, उसी में हम 20 तारीख को एक चयन यदि करते हैं सिखाने और समझाने के लिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो उसके लिए देखिए 20 तारीख को यहाँ पर देखेंगे पीछे जब बैक में जा करके बाएं साइड में कि यहाँ पर देखिए द्वादशी तिथि है, शनिवार दिन है, और यहाँ पर तिथि जो है द्वादशी वह है रात के 10:50 तक है। नक्षत्र जो है घटी पल यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर घंटा मिनट बना करके 2:44 दिन तक यहाँ पर पूर्वाखाड़ है, पूर्वा फाल्गुनी की समाप्ति हो रही है। यानी दिन में शनिवार के दिन में 2:34 पर पूर्वा फाल्गुनी की समाप्ति हो रही है, अर्थात उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का प्रारंभ हो रहा है। तो आप जानते ही हैं कि उत्तरा फाल्गुनी यानी तीनों उत्तरा जो है विवाह में शुभ माना गया है। तो अब यहाँ पर देखिए उत्तरा फाल्गुनी में मेरा शादी हो सकता है, तो अब इसको देखने के तरीके को हमको अध्ययन करना है। तो इसी दिन का हम चयन करते हैं कि लता दोष है अथवा नहीं। अब उसके देखिए मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। ऐसे मैंने चयन किया 20/4/2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी रात्रि में जो आज हम लोग देखेंगे कि सूर्य का लता दोष है कि नहीं। मान लीजिए हम पहले सूर्य की लता दोष को देखते हैं, बारी बारी हमको सब ग्रह का देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सूर्य की, तो यह देखने के लिए तो सूर्य का स्पष्ट समय, सूर्य स्पष्ट जब समय निकालेंगे औदयिक स्पष्ट सूर्य, और तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 0, 6, 7, 17 है, यानी 0 राशि, 6 अंश, 7 कला और 17 विकला। जो पंचांग में 20 तारीख को भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 20 तारीख को यहाँ देखिए है 0 राशि, 6 अंश, 7 कला और 17 विकला। अब इसी को हम लोग निकालते हैं। इसका निकालने की विधि इस प्रकार है। अब हम यहाँ पर देखिए राशि जो है यहाँ पर 30 अंश गोचर करता है, 30 डिग्री चलता है, तो राशि परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए राशि 0 है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग अंश को देखते हैं। अंश यानी अंश को हम लोग कला बनाएंगे, तो उसके लिए हमको 6 × 60 करना होगा, 600, अर्थात अश्वनी है। तो अश्वनी के आगे 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, तो लता दोष है। अब यहाँ पर अश्वनी को हम लोग भाग दे करके सिद्ध कर लेंगे। भाग देने पर क्लियर हो जाता है। जैसे 600 है तो 600 को हम लोग भाग देंगे, भाग देने के बाद 800 आएगा। उसी प्रकार 800 को हम लोग 800 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। एक उदाहरण ये हुआ, यानी समझाने के लिए, अब सरल तरीके से समझाने के लिए मैं प्रयास किया हूँ कि यानी 12वां नक्षत्र जो है उसको हम आगे इस उदाहरण में समझा देते हैं कैसे देखा जाएगा। अब उसको यानी 600 आने के बाद इसमें 800 का भाग देंगे तो 800 का भाग नहीं आएगा। उसके बाद देखिए लता दोष इसमें मैंने 12वां नक्षत्र पड़ रहा है, तो अश्वनी से 12वां नक्षत्र
नक्षत्र तक हम लोग गिनती करते हैं। जब अश्वनी से 12वां नक्षत्र तक गिनती करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि लता दोष है अथवा नहीं है, इसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। अब स्पष्ट रूप से एक तो हम लोग समझ गए, जैसे मान लीजिए अश्वनी आया तो अश्वनी के लिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। अश्वनी से 12वां नक्षत्र, तो अश्वनी से 12वां नक्षत्र 9, 10, 11, 12 उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी जो है यहाँ पर 12वां नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी से हम लोग को 12वां गिनना होगा, तो उत्तरा फाल्गुनी है। तो अब इस प्रकार ऐसे हम लोग गिनती कर लेते हैं। तो अब अश्वनी है तो यहाँ जैसे अश्वनी मेरा आया, अश्वनी आया तो 12वां नक्षत्र मेरा उत्तरा फाल्गुनी हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा उत्तरा फाल्गुनी पर लता दोष लग रहा है। अब देखिए आगे एक दूसरा उदाहरण हल्का रूप से और आसानी रूप से समझने के लिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है 20/4/24, मैंने उसी तारीख को मंगल का नक्षत्र देखना है, मंगल का लता दोष देखना है नक्षत्र से। तो मंगल का स्पष्ट देखते हैं 10, 27, 13 और 3 है, यानी 10 राशि, 27 अंश, 13 कला और 3 विकला। अब उसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए 0 था तो 0 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर विशेष विस्तार रूप से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 30 गुणा 10 करेंगे, यानी 30 डिग्री चलने के बाद राशि परिवर्तन होगा, इसलिए 30 गुणा 10, 30 गुणा 10 300 और 27 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 327 हो गया। 327 को 60 से गुणा करेंगे, जब 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1962। 1962 आया तो 1962 में 800 का भाग देंगे, यानी 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम लोग कला में परिवर्तन करते हैं तो 800 होता है। तो 800 से भाग देंगे, तो 800 से नियम बना लेते हैं कि 800 से हमको भाग देना है। तो उसमें जब देंगे तो 8 दूना 16, यानी 1600 घटाए तो हो गया 362, ऊपर से 0 उतारे तो हो गया 3620। 3620 को 8 चौका 32, यानी 3200, यहाँ पर 20 शेष बच गया, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर 24 देखे, यानी 2 बार में ये गया 8 दूनी 16 और ये 8 चौका 32, 24, यानी 24 हमको भागफल प्राप्त हुआ। तो अब इसका नियम होता है कि यानी कि 24वां नक्षत्र शतभिष और शतभिषा है, यानी मंगल का। तो अब यहाँ पर आप लोग को भ्रम में आए होंगे कि आखिर इसका ये कहाँ से लाए मंगल स्पष्ट, उसको भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ पंचांग से। तब देखिए सूर्य आदि स्पष्ट है, भौमादि ग्रह जहाँ लिखा रहता है तो यहाँ पर देखिए मंगल, भौम यानी मंगल, तो भौम मंगल को यहाँ देखिए, चतुर्दशी को यहाँ पर नहीं देखिए, द्वादशी के दिन शनिवार जो है इस दिन देखिए यहाँ पर है 10, 27, 13, 3, देख लिए भौम का, यहीं से मैंने ये उठाया है, यानी भौम का स्पष्ट समय उस दिन का ये है 10, 27, 13, 3। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, यानी कि 24वां नक्षत्र शतभिष है, शतभिष और वर्तमान नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। तो मंगल जिस नक्षत्र पर हो तो आगे के तीसरे नक्षत्र लता दोष अर्थात रेवती लता दोष हुआ, जो आज उत्तरा फाल्गुनी है, इसलिए आज लता दोष से यह वंचित है। यह स्पष्ट हो गया कि जो शतभिषा आया, शतभिष यानी वर्तमान नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, वर्तमान नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद को मंगल जिस नक्षत्र पर हो, तो मंगल जिस नक्षत्र पर, यानी यहाँ पर स्पष्ट हो गया शतभिष, तो आगे के तीसरे नक्षत्र, यानी शतभिष से आगे के तीसरे नक्षत्र को जो गिनती करेंगे, जो यहाँ पर देखिए इस चार्ट से आप देख सकते हैं, यदि आपको नक्षत्र याद नहीं होगा तो शतभिष से तीसरा नक्षत्र 1, 2, 3 यानी उत्तरा भाद्रपद है। तो उत्तरा भाद्रपद यहाँ पर आ गया, तो उत्तरा भाद्रपद जो है उत्तरा भाद्रपद और तीसरे नक्षत्र लता दोष हुआ, अर्थात रेवती लता दोष हुआ, यानी उसके तीसरे जोड़ेंगे, यानी उत्तरा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद ऐसे जोड़ करके और हम लोग
देख लेते हैं 25वां, यानी कहने का मतलब कि 24वां सतभिष हुआ तो सतभिष तो यहाँ 24 हो गया, लेकिन यहाँ पर 20 है, इसलिए 24वां नक्षत्र को पार करके 25वां नक्षत्र में हमारा मंगल चल रहा है, ये स्पष्ट समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ से गिनती करना होगा? पूर्वा भाद्रपद से। तो अब इस चार्ट में देखें, यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद, सतभिषा से तीसरा तो उत्तरा भाद्रपद हो जाएगा, लेकिन 24वां नक्षत्र को पार कर चुका है मंगल, यह स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उत्तरा, इसका मतलब इस समय पूर्वा भाद्रपद उस दिन चल रहा है, तो पूर्वा भाद्रपद से गिनती करेंगे 1 2 3, यानी रेवती। तो रेवती जो हुआ यह मेरा आज उत्तरा भाद्रपद है, यानी इसलिए आज लता दोष से वंचित है, अर्थात लता दोष यहाँ नहीं लगेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पर 20 यहाँ पर जो राशि अंश कला विकला लिखते हैं, तो यदि इसका हम कैसे समझें कि नक्षत्र कैसा है? देखिए 2 तरीके हैं, इससे आप नक्षत्र निकालना सीख जाएंगे। यदि इस विधि को आप समझ जाएंगे तो आपको नक्षत्र निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र पर हैं। लेकिन यदि इससे भी सरल एक उपाय है जो पंचांग में ही दिया रहता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मंगल का देखिए, मंगल सतभिषा यानी भौम जो है सतभिष नक्षत्र में चल रहे हैं, लेकिन सतभिष नक्षत्र को कब पार कर जा रहे हैं? तो द्वितीया बुधवार को पूर्वा भाद्रपद में। स्पष्ट हो गया? जो मैंने आपको निकाल करके गणना करके बताया, जो जोड़ घटाव करके बताया, भाग दे करके बताया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का तिथि तो द्वितीया के बाद ना है, एकम का नहीं ना है, एकम का तो सतभिषा है, लेकिन द्वितीया के दिन हमारा सतभिषा से पार करके पूर्वा भाद्रपद में वह मंगल चले आए हैं, प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए उसके बाद इसी प्रकार यदि किसी भी ग्रह का निकालना हो, जैसे शुक्र का, तो शुक्र का भी देखिए आप जैसे गणना किए वैसे गणना करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद आ जाएगा। शनि को देखिए, शनो रेवती में आ जाएंगे। जैसे अब शनि के यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे, इस चार्ट को जब देखते हैं तो हमारा अष्टमी तक रहता है, हमारा तिथि द्वादशी है, तो तिथि द्वादशी के दिन शनि को देखेंगे कहाँ है, तो शनि को देखते हैं, चाहे राहु को ही देख लेते हैं, राहु कहाँ है, तो राहु के लिए हम लोग देखेंगे, शुक्र भी देखिए, बुध शुक्र और राहु तीनों जो है 12 नंबर में है। 12 नंबर का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए शनि, शुक्र, शनि और राहु, देखिए यहाँ पर शुक्र अभी कुछ अंश तक बचे हुए हैं जो उत्तरा भाद्रपद में है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है, लेकिन शनि और राहु को देखिए मीन राशि लिख रहा है ना, तो मीन राशि का मतलब हुआ कि 12 नंबर, यानी रेवती के दूसरे चरण में केतु आ गए हैं, यहाँ स्पष्ट हो गया। यानी केतु राहु जो है रेवती नक्षत्र उस दिन गोचर कर रहे हैं। राहु जिस घर में है, जिस स्थान में है, वहाँ पर रेवती नक्षत्र का गोचर चल रहा है। इस प्रकार हम लोग को विधिवत रूप से समझना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।